सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस। और मुझे कमेंट आ रहा था कि दीदी मराठी का राइटिंग स्किल लो, मराठी का राइटिंग स्किल लो। तो चलो यार, आज मैं लेके आ गई हूँ मराठी का राइटिंग स्किल और एक टॉपर्स के पेपर से, जिससे कि आप लोगों को समझ जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और अगर किसी भी राइटिंग स्किल में आपको प्रॉब्लम होगी और आपको लगता होगा कि आपको डीप में सीखना है, उसका फॉर्मेट जानना है, उसका सब कुछ जानना है, तो आप वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जिसका भी कमेंट आएगा मैं वो वाला वीडियो लेके जरूर आ जाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा आता है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन यानी कि आपको आता है राइटिंग स्किल। ओके, तो उपयोजित लेखन विभाग 5 होता है। तो पहला क्या होता है, 5 में अ होता है खालील कृति सोडवा, मतलब जो भी कृति आपको दी है वो सोडवानी, मतलब सॉल्व करनी होती है। ओके, सो फर्स्ट आपको होता है पत्र लेखन। पहला क्या होता है आपको पत्र लेखन। तो आपको ऐसा पत्र लेखन का फॉर्मेट आता है, एक तो फॉर्मल का आता है, अदरवाइज इनफॉर्मल का आता है। तो आपको तय करके जाना है कि आपको क्या लिखना है, आपको फॉर्मल लिखना है या आपको इनफॉर्मल लिखना है। ओके, आप पहले से तय कर लो और उसी का फॉर्मेट लर्न कर लेना। ठीक है, तो आदर्श विद्यालय किस स्कूल का है? आदर्श विद्यालय बोपर्डी तालुका वाई जिल्हा सातारा। तालुका स्तरीय अंतरशालेय चित्रकला स्पर्धा, मतलब चित्रकला स्पर्धा होने वाली है। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ओके, स्पर्धा 2 घंटासाठी आयोजित। 2 घंटा मतलब 2 आवर्स के लिए। ओके, 2 घंटा मतलब 2 घंटों के लिए, 2 आवर्स के लिए। ओके, गट क्र अ ई 5वीं ते इतिया 7वीं, 5th to 7th। पहला गट, पहला जो होगा फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो 5th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड के लिए होगा। और गट क्रमांक 2 मतलब ग्रुप 2 जो होगा वो इतिया 8वीं से इतिया 10वीं, मतलब 8 to 10th के लिए होगा। ओके, पहला जो होगा 5th to 7th। अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। नेक्स्ट जो होगा वो 8 to 10 के लिए होगा। ओके, फिर आकर्षक बख्शिश से आपको इनाम भी मिलने वाले हैं। प्रवेश निःशुल्क यानी कि एंट्री फ्री है। दिनांक भी दिया वाला है, तो उन्होंने जो डेट दी आपको है वही आपको डेट लिखनी है। तो दिनांक को उन्होंने क्या दिया है? 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे। ओके, स्पर्धेचे ठिकाणी आपको पूरा उन्होंने एड्रेस दे दिया है। ओके, स्पर्धेचे ठिकाण यानी कि आपको क्या दे दिया है? एड्रेस। तो देखो, उन्होंने आपको एड्रेस दिया है, उन्होंने आपको डेट भी दी है, तो जो उन्होंने दिया है आपको वही लिखना होगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे? विद्यार्थी प्रमुख या नातन। आप विद्यार्थी प्रमुख हो, मतलब चीफ हो, स्टूडेंट्स के चीफ हो। ओके, तो उस हिसाब से आपको लेटर लिखना है। एक तो आपको ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, तालुका स्तरावर आंतरशालेय चित्रकला स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल माननीय मतलब माननीय। ओके, माननीय मुख्याध्यापक यांना त्यांचे अभिनंदन करणारे प्रत्यय लिहा। अब यहाँ पे क्या है? मुख्य अध्यापक को लिखना है। मुख्य अध्यापक यानी कि क्या हो गया? फॉर्मल लेटर हो गया। मुख्य अध्यापक कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। ओके, तो मुख्य अध्यापक को लिखना है यानी कि फॉर्मल, और इस साइड का जो है वो इनफॉर्मल। मैं आपको ऐसे ये करूंगी कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखना, क्योंकि फॉर्मल लेटर छोटा सा लिखा तो भी चल जाता है। ओके, स्पर्धेत इतिहा 10वी अ या वर्गातील 20 विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र माननीय मुख्याध्यापकांना लिहा। अब ये क्या है कि 10 चिल्ड्रंस आपको चाहिए 10th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के आपको 20 स्टूडेंट्स चाहिए। तो उसका लेटर आपको, रिक्वेस्ट लेटर आपको किसको भेजनी है? मुख्य अध्यापक को भेजनी है, यानी कि ये भी किसे भेजनी है? आपको प्रिंसिपल को भेजनी है। ओके, तो आप यहाँ पे देखो उन्होंने पहले क्या किया है? प्रति मतलब डियर वगैरह अपन जो लिखते हैं ना। ओके, तो वो प्रति माननीय मुख्याध्यापक आदर्श विद्यालय, मतलब स्कूल का नाम, कहाँ पे है वो स्कूल? बोपर्डी सातारा। बोपर्डी सातारा पूरा एड्रेस लिख दिया। दिनांक लिख दिया उन्होंने, क्या लिख दिया? दिनांक 14 अक्टूबर। अक्टूबर दिया है क्या? यहाँ पे नवंबर दिया है, यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे अक्टूबर नहीं, आपको नवंबर लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको नवंबर लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 2018। विषय यानी कि जो अपन इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखते हैं वो यहाँ पे उसने लिख दिया विषय। 20 विद्यार्थ्यांना चित्रकला स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याबाबत, मतलब क्या उसने रिक्वेस्ट लेटर, एक आपको मराठी में 2 होते हैं। देखो, मराठी में आपको 2 ऑप्शंस आते हैं कि एक आप थैंक्स का लेटर लिख सकते हो। ओके, एक आप थैंक्स का लेटर लिख सकते हो और दूसरा आप किसका लेटर लिख सकते हो? रिक्वेस्ट का लेटर लिख सकते हो। तो इस साइड का जो था वो किसका था? थैंक्स का लेटर था। ओके, इस साइड का जो था वो थैंक्स का लेटर था, और ये जो है ना वो रिक्वेस्ट का लेटर है। तो इसने क्या चूज किया है? रिक्वेस्ट का लिखना। आपको जो अच्छा लगेगा, आपको उस टाइम पे जिसमें ज्यादा आपको सूटेगा वो आप लिख देना। ओके, तो इसने किसका लिखा है? रिक्वेस्ट का लिखा है। तो इसने सब्जेक्ट क्या लिखा कि मुझे 20 विद्यार्थ्यांना चित्रकला स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याबाबत, मतलब 20 बच्चों को उसे उस चित्रकला स्पर्धा में लेना है, इसलिए उसने क्या किया? लेटर लिखा है। ओके, फिर आहारणीय महोदय। आहारणीय मतलब वो जो अपन लिखते हैं, आपने यहाँ पे माननीय भी लिख दिया तो भी चलेगा। ओके, आहारणीय ही लिखना है, ऐसा कुछ है नहीं, आपने माननीय भी लिख दिया तो चलेगा। ओके, सान मी इतिया 10वी ची विद्यार्थी प्रमुख ह्या नात्याने आपणास पत्र लिहित आहे। मतलब क्या? मैं 10वीं की मुख्य अध्यापक मतलब बच्चों की, चिल्ड्रंस की मुख्य अध्यापक, चीफ ऑफ स्टूडेंट्स, इस नाते से आपको पत्र लिख रही हो, आपको लेटर लिख रही हो। ओके,
फिर नेक्स्ट है, मी आपल्या कळवू इच्छिते की अनेक जणांना चित्रकला स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी नोंद केली आहे. फिर वो क्या बोल रही है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों ने चित्रकला यानी कि ड्राइंग के कंपटीशन में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए नोंद करे यानी कि अपना नाम लिखवाया है. आपण आयोजित केलेली तालुकास्तरीय आंतरशालेय चित्रकला स्पर्धेची सूचना सर्व विद्यार्थ्यांना मिळाली. इत्या 10वी अ मधून 20 विद्यार्थ्यांना त्यांची नावे नोंदवली आहे. अब देखो, सबसे पहले तो आप एक बात नोटिस करो कि उसने क्या किया है, ये जो तालुका स्तरीय है अंतरशालेय चित्रकला स्पर्धेची, जो भी आपको क्वेश्चन में वर्ड्स दिए उसको क्या किया है, उसने स्पेशल हाईलाइट किया है. कैसे? अंडरलाइन करके उसने स्पेशल हाईलाइट किया है वर्ड्स को. आप समझ लो, ये देखो, तालुका स्तरीय अंतरशालेय चित्रकला स्पर्धेची सूचना, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया था वो. फिर इत्या 10वी अ मधून 20 विद्यार्थी, जो उसका सब्जेक्ट है उसको उसने क्या कर लिया, पहले तो अंडरलाइन कर दिया. ये सब देख के टीचर्स जो है, चेक करने वाले टीचर्स क्या है, वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है. तो उसने ये वाला पहला आपको तीन ये लिखने होते हैं, 3 पैराग्राफ. ये उसका पहला पैराग्राफ हो गया. पहले पैराग्राफ में उसने क्या बताया कि मैं बच्चों की चीफ हूँ और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवाया है. ठीक है, ये उसका दूसरा पैराग्राफ है. दूसरा पैराग्राफ में उसने क्या कहा कि अपन मतलब टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने जो आयोजित की है कौन सी कला, चित्रकला स्पर्धेची, मतलब ड्राइंग कंपटीशन तालुका स्तरीय, मतलब एट द तालुका लेवल. तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने नोंद की है और 10वीं में से भी, 10th स्टैंडर्ड में से भी अ गट मतलब ए डिवीजन में के 20 बच्चों ने अपना नाम लिखवाया है. ठीक है, और उसके बाद थर्ड इसमें क्या कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है. फर्स्ट में उसने बताया कि क्या क्या हो रहा है, सेकंड में उसने बताया कि क्या क्या हो रहा है, और थर्ड में वो आखिर में क्या रिक्वेस्ट कर रही है. ओके, रिक्वेस्ट देखो कैसे कर रही है. मी अपनास विनंती करते. मी विनंती, अगर रिक्वेस्ट बोला है तो आपको ये वर्ड यूज करना ही होगा. ओके, और जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो वर्डिंग है वो बहुत हम्बल होना चाहिए. ओके, वर्डिंग जो है बहुत हम्बल होना चाहिए. तो मी अपनास विनंती करते की या सर्व विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत सहभागी करून घेण्यात यावे. पत्रासोबत गट क्रमांक 2 मधून स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे जोड़त आहे. मतलब वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे क्या बोली कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने भी 10th स्टैंडर्ड ए डिवीजन के बच्चों ने बोला है कि उनको इस चित्रकला में स्पर्धा में हिस्सा लेना है, उन सबको ही इस स्पर्धा में हिस्सा लेने दिया जाए. और जो बच्चों ने अपना नाम लिखवाया है, मैं नेक्स्ट लेटर में यानी कि अगले पेज पे उन सब का नाम आपको लिख के प्लस प्लस करके दे रही हूँ, और सबको आप इजाजत दो कि वो मेरे साथ आके ये स्पर्धा में हिस्सा ले सके. तो ऐसा उसने वो लेटर एक अच्छे हिस्से में, अच्छे हिसाब से, अच्छे वर्डिंग्स में, अच्छे हम्बल रिक्वेस्ट करके उसने वो लेटर खत्म किया है. आपको भी वो लेटर ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही शुद्ध भाषा में लिखना है. ओके, कळावे तसदीबद्दल क्षमावेश, मतलब योर फेथफुली वगैरह जो हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसने वैसा लिखा है योर फेथफुली. ओके, यहाँ पे देखो, आपली नम्र मतलब योर्स फेथफुली. ओके, योर्स फेथफुली मृण्मयी देशपांडे. अब वहां पे देखो, अगर लेटर में आपको नाम दिया होगा कि आप इस नाम से लिखो, अगर आपको लेटर में दिया होगा कि अजय नाम से आपको लिखना है तो आप आपका अजय नाम ही यूज करोगे. पर अगर आपको लेटर में नाम नहीं दिया होगा तो आप खुद का नाम लिख सकते हो. अब यहाँ पे लेटर में नाम नहीं दिया था तो उसने अपना खुद का नाम लिखा, अपली नम्र मृण्मयी देशपांडे, आदर्श विद्यालय सातारा. फिर उसने क्या लिखा, खुद का नाम लिखा, पहले योर्स फेथफुली लिखा, खुद का नाम लिखा, और खुद का क्या लिख दिया उसने, एड्रेस लिख दिया. क्या आप लोगों को क्लियर है कि लेटर कैसे लिखना है? पहले लेटर में क्या किया उसने, लेटर किसे भेजना है, उसका नाम, उसका एड्रेस, ओके, उसका एड्रेस और पूरा डेट, ये पूरा अच्छे से लिख दिया. उसके बाद उसने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया. उसके बाद उसने कितने पैराग्राफ में खत्म किया, 3 पैराग्राफ में खत्म किया. आपने देखा ही होगा यहाँ पे पूरे 3 पैराग्राफ में उसने अच्छे वर्डिंग्स के साथ खत्म किया. और तो और उसने क्या किया, जो वर्ड्स आपको लेटर में क्वेश्चन में यूज हुए थे उस वर्ड्स को उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया. ओके, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है. और उसके बाद उसने क्या किया, योर्स फेथफुली मतलब आपली नम्र, खुद का नाम डाल दिया, पहले योर्स फेथफुली लिख दिया, फिर आपली नम्र लिख दिया, फिर खुद का एड्रेस लिख दिया और लेटर को खत्म कर दिया. आप लेटर लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, धन्यवाद, धन्यवाद, आप ऐसा भी लिख सकते हो इफ आपको लिखना होगा तो. ओके, सो आई गेस आपको लेटर समझ गया होगा. सेकंड क्वेश्चन आता है हमें सारांश लेखन. सारांश लेखन यानी कि क्या, इंग्लिश में जो हमारी होती है ना समरी राइटिंग. ओके, समरी राइटिंग जो होती है उसी को हम मराठी में कहते हैं सारांश लेखन. ओके, विभाग 1
गद्य ई, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखना होगा विभाग 1, मतलब सबसे पहला जो आपको विभाग होता है उसमें जाके विभाग ए में फर्स्ट में जाके आपको गद्य ई मतलब जो पैसेज ई है आपका वो आपको जाके देखना होगा और उसमें का क्या करना होगा, आपको 1/3 सारांश लेखन करना होगा। ओके, 1/3 सारांश लेखन करना होगा। अब आप बोलोगे सारांश लेखन कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बोलती हूँ अगर आपको पैसेज दिया है 24 लाइन्स का, ओके, आपको पैसेज दिया है 24 लाइन्स का, तो आपको 1/3 से डिवाइड करना है। ओके, 1/3 से, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो आपको जो सारांश लेखन है वो एटलीस्ट आपका कितना लाइन्स का होना चाहिए, 8 लाइन्स का होना चाहिए। तो 1/3 यानी कि समझ गया, जितने भी लाइन्स है यानी कि आपको समझो दिया है 12 लाइन्स का आपको दिया है पैसेज, तो आप उसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आपको 4 लाइन्स का सारांश लेखन लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो सारांश लेखन, पहले उसने हेडिंग दे दी, पहले उसने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज्यादा मेरे बच्चा लोग। ओके, तो क्वेश्चन उसने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिख दिया सारांश लेखन, बाबांचे आनंदवन, बाबांचे आनंदवन। ओके, पहले आपको जाके वो लेटर ये पढ़ना होगा, गद्य पढ़ना होगा और उस पे से उसने लिखा है। अब यहाँ पे देखो उसने कैसे लिखा है, बाबांचे आनंदवन, जन्माला येतानाच उपेक्षा घेऊन आलेल्या जीवांमध्ये सुंदर मी होणार, ह्यासोबत सुंदर मी करणार, हा मंत्र बाबांच्या 6 दशकांच्या कष्टाचे इमारतीने आनंदवनाची जोपासली। यानी कि क्या बोला उसने कि अपन जब जन्म को आते हैं, अपन जब बड़े होते हैं तो अपने को क्या लगता है कि अपन सुंदर दिखने चाहिए। ओके, उसने क्या किया है, सुंदर मी होणार, यानी कि सुंदर मी होणार यानी कि क्या, कि बड़े होते होते अपने को ऐसा लगता है कि यार अपन सुंदर दिखने चाहिए। तो उसके जो पापा थे, बाबांचे यानी कि पापा, तो उसके जो पापा थे उनके पास मंत्र क्या थे कि सुंदर मी होणार और सुंदर मी करणार, यानी कि मैं खुद भी सुंदर दिखूंगा और मैं जो ये पूरी सृष्टि है, ओके, पूरी दुनिया है, उसे भी क्या करूंगा, सुंदर बनाऊंगा। ये उसके पापा का क्या था, मंत्र था। ओके, तो उसने वो लिखा। और आप टेंशन मत लो, सारांश लेखन बहुत इजी होता है, आपको पैसेज में से ही लिखना होता है। तो आप क्या कर रहे हो, जो पैसेज है पैसेज को 2 बार पढ़ लेना। पैसेज को कितने बार पढ़ना है आपको, 2 बार, और उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो निकाल लो पहले तो, और उसको खुद के भाषा में, थोड़ा सा खुद के लैंग्वेज में लिखना। ओके, तो इन्होंने पहले क्या लिखा है, जन्माला येतानाच उपेक्षा घेऊन आलेल्या जीवनांमध्ये सुंदर मी होणार, यासोबत सुंदर मी करणार, हा मंत्र बाबाच्या 6 दशकांच्या कष्टांच्या इमारतीने आनंदवनाने जोपासली। प्रक्रिया सोपी नसली तरीही बाबांनी कुष्ठरोग्यांना स्वाभिमानाने जगायला शिकवून स्वतःच्या पायावर उभे केले। यानी कि क्या, उसके पापा ने क्या किया, जो प्रोसेस थी वो बहुत हार्ड थी, तभी भी उसके पापा ने हार मानी क्या, नहीं। और जो लोग थे जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको बताया कि खुद के प्रॉब्लम से आपको शर्माना है क्या, नहीं शर्माना है। और उन लोगों को क्या किया, आप समझो हैंडीकैप लोग हैं या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को पढ़ाया लिखाया और उनको खुद के पैरों पे खड़ा किया। ओके, कुष्ठ रोग्यांच्या कला गुणांना वाव होऊन व त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य असणारे भंगलेले शरीरांना आणि खचलेल्या मनांना जगण्याची उभारी देणारे अशे बाबांचे आनंदवन आहे। आनंदवन यानी कि क्या, अब सबसे पहले तो आप देख लो, अब ये पूरे इसमें से हमें ये समझ रहा है आनंदवन क्या है, एक एनजीओ है। आनंदवन क्या है, एनजीओ है। जब आप वो सारांश का जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। ओके, तो मैं आप एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि आनंदवन क्या है, एक एनजीओ है। एक एनजीओ के बारे में हमें उस पैराग्राफ में बताया था, क्या बताया था कि बाबा बोल के एक एनजीओ चलाते हैं और बाबा ने अपनी पूरी लाइफ किस में डाली है, एनजीओ के लिए डाली है। एनजीओ में कैसे लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं। एनजीओ में कैसे लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं। और ये जो बाबा है ये क्या करते हैं, हैंडीकैप बच्चों को एजुकेशन देते हैं, मतलब पढ़ाते लिखाते हैं। ओके, इनको क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं और उनके खुद के पैरों पे खड़ा करते हैं। और खुद के पैरों पे खड़ा करके क्या करते हैं, वो उनके मन को, जो उनके चेहरे पे खुशी आती है वो देख के ही ये जो बाबा है इनके चेहरे पे खुशी आती है। और उस एनजीओ का नाम क्या था, आनंदवन। उस एनजीओ का नाम क्या था, आनंदवन। तो इसने स्टार्टिंग क्या की, बाबांचे आनंदवन। ओके, बाबांचे आनंदवन, यही इसने हेडिंग दी। और क्या किया कि बाबा को क्या क्या फील होता है, पहले तो उसने वो बताया कि बाबा को फील होता है कि सुंदर मी होना यानी सुंदर मी करना, मतलब मैं खुद तो अच्छा दिखूंगा ही और लोगों को भी सुंदर बनाऊंगा, ये बाबा का मंत्र था। फिर उसने क्या बोला कि बाबा को इसमें बहुत सारा कष्ट लगा, बाबा को इसमें बहुत सारी मेहनत लगी, पर बाबा रुके क्या उसके
नहीं रुके। और उसके बाद उसने क्या किया कि कुष्ठ रोगियान स्वाभिमान, मतलब कुष्ठ रोग जो थे, मतलब जो हैंडीकैप बच्चे थे, उनको उन्होंने सिखाया, स्वाभिमानी बनाया और खुद के पैरों पे उन्होंने क्या किया, उन्हें खड़ा किया, खुद स्वतःच्या पायावर त्यांना उभे केले। और फिर उनके चेहरे पे, त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य आणणारे, फिर उनके चेहरे पे जो समाधान का हास्य आया वो देख के वो क्या हो गए, खुश हो गए। और ये कैसा था उनका, क्या था उनका, यही आनंदवन था। आई होप सारांश लेखन आपको क्लियर होगा। मैंने आपको बताया कि सारांश लेखन आपको 1/4 लिखना होता है, तो कभी भी आप इतना ये ध्यान में रखिए कि आपको 1/3 से आपको उसको डिवाइड करना होता है। ओके, 1/3 आपको लिखना होता है और अच्छे से लिखना। और सारांश लेखन कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पैराग्राफ दिया होता है, उसमें का ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकालना होता है और 1-2 लाइन खुद की जोड़नी होती है। ओके, तो सारांश लेखन बहुत ईजी होता है और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। और सारांश लेखन आपको टोटल कितने मार्क्स के लिए होता है, 4 मार्क्स के लिए होता है। और यहाँ पे देखो इस टॉपर को 4 मार्क्स पूरे मिल गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खालील कृती सोडवा। खालील कृती सोडवा। अब खालील कृती क्या है, पहले तो बातमी लेखन है। ओके, बातमी लेखन देखो कैसा है। आधारवड वृद्ध निवास। वृद्ध निवास यानी कि क्या, जो बुढ़े लोगों का होता है ना, एनजीओ टाइप, वृद्ध आश्रम होता है वो। 9 अक्टूबर, यहाँ पे 9 अक्टूबर इसने लिखा। सायंकाळी 5 से 7, मतलब टाइमिंग लिखा है 5 से 7। निर्मल नगर पुणे, निर्मल नगर एड्रेस दिया है, निर्मल नगर पुणे। जागतिक वृद्ध निमित्त विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, वादन, कथा कथन। ओके, मतलब क्या करा है, एक प्रोग्राम है वहां पे, सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें क्या होने वाला है, गायक होने वाले हैं, यानी कि सिंगिंग होने वाला है, स्किट होने वाला है और कथा होने वाला है। ओके, ये सब उसमें होने वाला है। और सादर करते कौन कौन है, सादर कौन कौन कर रहा है, रसिक मित्र मंडल, कौन कौन सादर कर रहा है, रसिक मित्र मंडल। और उनका एड्रेस क्या है, पुणे मोफत प्रवेश, पुणे में मोफत प्रवेश मिलने वाला है। और सर्वांना स्नेह निमंत्रण, मतलब सबको स्नेह निमंत्रण यानी सबको बहुत अच्छे से उन्होंने बुलाया है। ओके, इन्विटेशन दिया है। वृद्ध दिनानिमित्त संपन्न झालेल्या वरील कार्यक्रमाची बातमी तयार करा। मतलब वृद्ध दिवसानिमित्त, मतलब एक दिन था जो बूढ़े लोगों का था, उस दिन पे वो कार्यक्रम हो गया। ओके, पास्ट टेंस में लिखना रहता है आपको। बातमी हमेशा कैसे लिखनी होती है, पास्ट टेंस में। और वो बातमी तैयार करके आपको, मतलब जो चीज हो गई उसकी आपको बातमी तैयार करनी है, जो चीज पहले ही हो गई उसका आपको न्यूज तैयार करनी है और वो न्यूज आपको लिखनी है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप बातमी लेखन करोगे तो बातमी लेखन हमेशा किस टेंस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि वो चीज पहले ही हो चुकी रहती है और फिर आप आपके बातमी में देते हो। यानी कि देखो, आज जो आपको पेपर में आता है वो कल ही आपके सिटी में हो गया होता है और आज आपके पेपर में आपको लिख के देते हैं। तो आज जो भी आपको पेपर में लिख के देते हैं वो सब पास्ट टेंस में होता है। वैसे ही आपको बातमी लेखन भी किस में करनी है, पास्ट टेंस में करनी है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो उसने बातमी लेखन कैसे किया है। बातमी लेखन, स्टार्टिंग में हेडिंग दे दी, ₹2 यानी कि पेपर कितने रुपए में मिलता है, ₹2 में। पेपर का नाम उसने क्या दिया, पुणे वृत्त क्यों दिया, क्योंकि ये सब कहाँ पे हो रहा है, पुणे में हो रहा है। दिनांक लिख दिया उसने, डेट होती है अपने पेपर में, उसने दिनांक लिख दिया। फिर उसने हेडिंग लिख दी, हेडिंग देते हैं ना पेपर में अपन, वैसे उसने हेडिंग दे दी, जागतिक वृद्ध दिन उत्साहात साजरा। मतलब जागतिक वृद्ध दिन कैसे उत्साह में साजरा हुआ, यानी कि बहुत जोश में उन्होंने क्या किया, सेलिब्रेट किया। ओके, फिर देखो यहाँ पे आमच्या वार्ताहराकडून, मतलब हमें ये खबर मिली की निर्मल नगर पुणे 9 ऑक्टोबर रोजी असणाऱ्या जागतिक वृद्ध दिनानिमित्त रसिक मित्र मंडळाने आधारवड वृद्ध निवासात सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। ओके, गायन, वादन व कथानाने परिपूर्ण असा कार्यक्रमाला सर्व आजी आजोबांनी उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला। यानी कि क्या, हमें ऐसी न्यूज मिली है कि कापे पुणे में 9 अक्टूबर रोजी होने वाला जागतिक दिन बहुत ही अच्छे से, जागतिक वृद्ध दिन बहुत ही अच्छे से साजरी करने में आया। और ये किसने किया है, रसिक मित्र मंडल में। और कौन सा प्रोग्राम था उसने वो भी हाईलाइट किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या कर लिया उसने, क्या क्या इंक्लूड किया, गायक, वादन और कथा। ओके, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया था ना, गायक, वादन और कथा, देखो यहाँ पे दिया था, उसने वो सब वहां पे इंक्लूड किया है। इसकी वजह से उसके 1 मार्क यहाँ पे, पहले के पैराग्राफ के 1 मार्क उससे अच्छे से मिल गया। ओके, फिर उसने टाइमिंग भी लिखा है, संध्याकाळी 5 पासून सुरू झालेल्या कार्यक्रमाची सुरुवात प्रख्यात गायक, मतलब उसने गायक का नाम लिख दिया, प्रख्यात गायक यानी कि फेमस गायक। ओके, एक कोई भी गायक का नाम लिख दो, श्री राहुल देशपांडे यांच्या गायनाने झाली। मतलब शुरुआत किससे हुई कि जो फेमस गायक था, कौन था फेमस सिंगर, राहुल देशपांडे, उसके गानों से शुरुआत थी। ओके, ध रे व ग स्वर कोमल असणाऱ्या भैरव रागाने
मंत्र मुक्त केले, मतलब अलग अलग गानों से, यानी कि ध रे व ग ऐसे राग उसने गा के सबको क्या किया, मंत्र मुक्त किया, यानी कि बहुत ही सबको प्रसन्न किया। ओके, सौ प्रणाली जोशी भी एक कोई तो है, उसने ऐसे ही नाम लिखा है। यांच्या पेटी वादनाने मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाने से, वादन बोलता था ना अपन ने, वादन यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, ठीक है। तो सौ प्रणाली जोशी ने क्या किया, पेटी वादनाने, पेटी तो आपको पता ही होगा ना, पेटी बजाते हैं देखो, तो उसने उससे क्या किया, सबको खुश कर दिया। ओके, उसके बाद क्या बताया, तर श्री अनंत देशमुख यांच्या जुन्या गमतीदार गोष्टी, फिर उन्होंने क्या बताया, कथा लेखन, कथा बताया था, ठीक है, कथा बताया था। तो उसने क्या बताया कि पहले क्या बताया कि गायक कौन था, श्री राहुल ने क्या किया, गाना गा के सबको खुश कर दिया, ठीक है। तो गायन का जो था हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, देखो गायन था तो गायन किसका बताया उसने, श्री राहुल का। फिर वादन था तो वादन उसने किसने बताया, सौ प्रणाली का। फिर यहाँ पे कथा किसका बताया, श्री अनंत का। ओके, सबको श्री लगाया, यानी कि सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उसने दी है। ओके, फिर क्या बताया, सर्व आजी आजोबांनी रसिक मित्र मंडळाचे कौतुक केले व आभार मानले, मतलब रसिक मित्र मंडल जो है उनका बहुत आजी आजोबा ने बहुत कौतुक किया और सबने क्या बोला, आजी आजोबा ने उनको थैंक यू बोला, वो आभार मानले, यानी कि क्या करना, थैंक यू बोला। ओके, आधारवड वृद्ध आश्रमातील निवासातील एवढे आनंदी व हसरे या आधी कधी पाहिले नाही, मतलब वहां पे जो आजी आजोबा रहते हैं, वहां पे जो दादा दादी जी रहते हैं, वो कभी भी इतने खुश थे क्या, नहीं, पर उस प्रोग्राम की वजह से वो बहुत खुश हो गए। अशी कौतुकली आधारवत वृद्ध आश्रमाचे व्यवस्थापक श्री अमोल कानटेकर यांनी दिली। ये किसने न्यूज दी हमें, किसने न्यूज दी, श्री अमोल कानेटेकर। उसने सब बताया कि कहाँ पे हुआ, किस दिन हुआ, कौन कौन आया, क्या क्या प्रोग्राम हुआ, उसने ये सब बताया और फिर बाद में बोला कि हमें ये सब माहिती किसने दी, श्री अमोल कानेटेकर यांनी दिली। फिर उसने बताया कि वहां पे जो व्यवस्थापक है, वहां पे जो प्रमुख व्यवस्थापक है, उन्होंने हमें क्या दी, ये पूरी जानकारी दी है। तो ऐसे आपको पूरा लेखन लिखना है, मतलब यानी बातमी लेखन लिखना है। बातमी लेखन आप कैसे लिखोगे, पहले तो आप बता दोगे कि वो कितने में आ रहा है, फिर आप पेपर का नाम लिख दोगे, फिर आप दिनांक लिख दोगे, फिर एक आप अच्छी सी हेडिंग दे दोगे। हेडिंग को आपको 1 मार्क होता है, तो अच्छी सी हेडिंग देना और उसके बाद 2 या 3 पैराग्राफ्स में खत्म करना है। मेनली तो 3 ही पैराग्राफ लिखना, क्योंकि 5 से 6 मार्क देते हैं उसको, तो मेनली आप 3-4 पैराग्राफ लिख देना। 3 पैराग्राफ में पहले तो आप जानकारी दे देना जो जो उन्होंने बताया है वो, फिर थोड़े से अपने मन से लिख देना वहां पे, फिर कुछ तो नाम वगैरह लिख देना और एट लास्ट एंड कर देना। ओके, तो ये था आपका बातमी लेखन। उसके बाद आता है हमारा कथा लेखन। देखो गाइज, आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, पर गाइज वीडियो लंबा जाने ही वाला है क्योंकि मैं पूरा राइटिंग स्किल ले रही हूँ, तो आप 1.5x पे भी देख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को यार मैं अगर इतनी मेहनत ले रही हूँ तो आप भी शेयर बटन पे क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर करके थोड़ी सी मेहनत तो ले ही सकते हो। प्लीज लाइक भी कर देना वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना यार, थोड़ी सी मेहनत का तो फल हमें दे दो। ओके, तो कथा लेखन देखो, खालील मुद्द्यावरून गोष्ट तैयार करा, मतलब ये मुद्दे दिए है आपको। ओके, मुद्दे यानी कि पॉइंट्स देते हैं वो लोग आपको, इस पॉइंट्स पे से आपको क्या करना है, कथा लेखन करना है, यानी कि स्टोरी बनाना है। और संदेश यानी कि क्या, जो हम कहते हैं ना लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो मॉरल आपको बतानी है। तो मुद्दे पहले पढ़ लो। शाळेत जाणारा कष्टाळू, मतलब स्कूल में जाणारा कष्टाळू पोरगा, कष्टाळू मतलब मेहनती। प्रामाणिक मुलगा, प्रामाणिक मतलब ईमानदार। वाईट मित्रांची संगती, वाईट मित्रांची संगती यानी कि आप स्टोरी बिल्ड कर सकते हो कि स्कूल में जाता था कष्टाळू, प्रामाणिक था वो लड़का, पर उसे वाईट संगति लग गई, वाईट मतलब बुरी संगत लग गई, ठीक है। शिक्षकांना काळजी, फिर उसको टीचर्स को उसकी काळजी हुई। मुलाला घेऊन बाजारात फेरफटका, फिर सबको लेके वो बाजार में गए, ठीक है, टीचर्स बाजार में लेके गए, यानी कि स्टडी, हम बोलते हैं ना स्टडी ट्रिप वैसे की। फिर उत्तम प्रतीच्या आंब्याची खरेदी, फिर अच्छा आंबे की खरीदी करी, एक खराब झालेला आंबा, फिर उन्होंने वो स्टोरी बताई उनको कि एक अगर पूरे बास्केट में एक भी आम खराब रहा तो पूरा बास्केट खराब हो जाता है। इस एग्जाम्पल से उन्होंने बच्चों को बताया कि देखो, अगर आपको भी बुरी संगत लगी तो आप भी खराब हो सकते हो। ऐसी कोई भी स्टोरी आप बना सकते हो। ओके, 2 दिवसांनी पाहणी, नासक्या आंबामुळे बाकीचे आंबे खराब, और आखिर में क्या दिया, संदेश, संदेश यानी क्या, मॉडल। तो जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बना के थोड़ी सी बताई, देखते हैं अब इस टॉपर ने कैसे स्टोरी बनाई है, और इसी हिसाब से आपको भी स्टोरी बनानी है, स्टोरी बिल्ड करनी है दिमाग में। पहले पॉइंट्स अच्छे से 2 बार रीड कर लेना पेपर में, और उसके बाद दिमाग में पहले स्टोरी बना लेना और फिर राइटिंग स्टार्ट करना। अदरवाइज आप पहले ही लिखना स्टार्ट करोगे और फिर आपको स्टोरी सूझेगी नहीं, फिर आप कट करोगे, फिर वापस लिखोगे, फिर वापस कट करोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन जो है खराब हो जाएगा। ओके, तो चलो अब स्टोरी देखते हैं।
स्टोरी देखो, उसने नाम क्या दिया है, यहाँ पे नाम नहीं दिया था तो इसने यहाँ पे नाम दे दिया है। अमोल हा इथल्या 9वीतला कष्टकरी प्रामाणिक मुलगा, अभ्यासात हुशार, खेळात अव्वल व वागण्या बोलण्यात अत्यंत नर्म, कोणाला टोचून बोलणे किंवा कोणाचा अपमान करणे हे त्याला पटतच नाही। शाळेतील सर्व शिक्षकांना तो आवडायचा, मात्र देशपांडे सरचा तो विशेष लाडका होता। उसने एक मन से सर का नाम डाल दिया है, क्या नाम डाला उसने, देशपांडे सर। ओके, अशा ह्या अमोलचा वर्ग बदलला, ठीक है, उसका वर्ग क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि क्लास क्या हो गया, चेंज हो गया। आई होप आप सबको, मैं मराठी रीड कर रही हूँ तो समझ रहा होगा, क्या हिंदी में समझाना है गाइस, अब हम सब महाराष्ट्र के तो सबको समझ रही होगा। ओके ओके, सर्व मित्र बदलले, उसके मित्र भी क्या हो गए, बदल गए। आधारचे सगळे सोयरे इतर वर्गांमध्ये गेले, मतलब सब क्या हो गए, क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्लासेस चेंज होने की वजह से नए दोस्त बन गए। आणि अमोलच्या मित्राचाही वेगळा गट तयार झाला, अमोल का भी क्या हो गया, अलग ग्रुप तैयार हो गया। हे मित्र आधी सारखे नव्हते, ये पहले जैसे दोस्त थे क्या, नहीं। अरे अमोल कशाला करतो गृहपाठ, यानी कि क्यों तू इतना होमवर्क करता है, आम्ही तर आयुष्यात कधीच करायला गेलो नाही, हमने तो कभी इस पूरे लाइफ में हमारे क्या किया नहीं, होमवर्क किया नहीं, शिक्षकांनी सांगितलेल्या सगळ्याच गोष्टी नसतात रे करायच्या, मतलब जो टीचर्स ने जो भी चीज बोली, हर चीज करेगा क्या तू, हर चीज करनी जरूरी है क्या, नहीं है, ये ऐसे उसे बुरी बुरी बातें सिखा रहे थे। ओके, असे सल्ले अमोलला मिळू लागले, ऐसे अलग अलग चीजें अमोल के कान पे आने लगी। और क्या होता है ना, 9th-10th में हम पीयर एज में होते हैं तो पीयर प्रेशर ज्यादा होता है हमारे पास। ओके, 10th में आपने सीखा ही होगा पीयर प्रेशर, तो हम 9th-10th में जब होते हैं तो हम अडल्ट एज में जाने लगते हैं, हम अडल्ट एज में होते हैं, तो हमें फ्रेंड्स की जो बातें हैं वो अच्छी लगने लगती है, और फ्रेंड्स अच्छा बोलो बुरा बोलो हमें समझता नहीं, हम बस उन्हें फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हळूहळू अमोलच्या स्वभावात फरक पड़ू लागले, मतलब धीरे धीरे अमोल के स्वभाव में भी, अमोल के नेचर में भी क्या हो गया, फरक पड़ने को लग गया। खेळातील त्याचे लक्ष वाढू लागले, मतलब सिर्फ खेल में, यानी कि खेल कूद में उसके जो लक्ष्य था, उसका जो ध्यान था वो बढ़ने लग गया। ओके, अभ्यासाकडे स्पेशल दुर्लक्ष, शिक्षकांना तो उलट उत्तरे देऊ लागला, मतलब अभ्यास में भी क्या हो गया, पढ़ाई में उसका क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, और टीचर्स को भी क्या करने लग गया, और डिसरिस्पेक्ट करने लग गया। ओके, टीचर्स को भी डिसरिस्पेक्ट करने लग गया। त्याच्यानंतर अमोल मधला नर्मपणा कमी होऊन उद्धटपणा वाढू लागले। उद्धटपणा यानी कि क्या, जो डिसरिस्पेक्ट करता है, किसी ने कुछ बोला तो फटकन उसे कुछ बोल देना, सामने वाले को हर्ट करना, ये सब अमोल में बढ़ने लग गया। ओके, सर्व शिक्षकांच्या लक्षात आले, फिर ये सब बातें किसके ध्यान में आई, शिक्षकांके ध्यान में आई, मतलब टीचर्स के ध्यान में। त्यांना अमोलची काळजी वाटली, फिर उनको लगा कि यार ये बच्चा तो इतना अच्छा था, ये बिगड़ रहा है, अब इसके लिए हम क्या करें। फिर उन्होंने देखो क्या किया। ओके, उसने स्टोरी आगे कैसे बिल्ड की देखो। उन्हाळ्याचे दिवस आले, यानी समर आया। ओके, एके दिवशी देशपांडे सर थेट अमोलच्या घरी गेले। किसके घर पे गए, देशपांडे सर अमोल के घर पे गए। ओके, आपण बाजारात फेरफटका मारून येऊ असे सांगत अमोलला सोबत घेतले। अपन बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाके घूम के आएंगे, ऐसा उन्होंने अमोल को कहा और अमोल को साथ में लेके गए। सर्वत्र आंब्याचा वास दाखवला दरवकळ होता, मतलब आम जो होता है उसकी स्मेल लेने को लगे। ओके, दिवसांनी अमोलला देशपांडे सरांनी घरी बोलवण्यात आले। एक सेकंड, ऊपर की लाइन अपनी रहेगी। सरांनी उत्तम दर्जाचे 2 डझन आंबे विकत घेतले, मतलब बहुत महंगे वाले जो आम होते हैं वो सर ने खरीद लिए। 2च दिवसांनी अमोलला देशपांडे सरांच्या घरी बोलवण्यात आले। देशपांडे सर ने क्या किया कि 2 दिन के बाद अमोल को उनके घर पे बुलाया। अमोल पाहतो तर काय, संपूर्ण 2 डझन आंबे सड़ले। 2 दिन में ही पूरे 2 डझन आम का हो गए, सड़ गए। ठीक है, ते सुद्धा फक्त एकाच खराब आंब्यामुळे, मतलब वो सर ने क्या किया, जो 2 डझन आंबे लिए, उस 2 डझन में से एक आंबा जो था वो सड़ा हुआ लिया। ओके, एक आंबा जो था वो सड़ा हुआ लिया, और उस एक आंबे को किस में रखा, 2 डझन आम के पेटी में रखा, और 2 दिन के बाद जब देखा तो पूरी आम की पेटी सड़ गई थी। ये तो हमें बचपन से ये स्टोरी मालूम है। ठीक है, फिर अमोल बघताच राहिला, अमोल देखा और अमोल देखता ही रह गया। सरांना त्यांनी सांगितले, सरांनी फिर से बताया, अरे अमोल बघितलेस ना, एका नासक्या आंब्यामुळे, मतलब एक सडे हुए आम के वजह से काय झाले, माणसांमध्ये पण असेच असते। ठीक है, बरं का, मतलब इंसानों में भी ऐसे ही होता है। आगाऊ माणसांच्या संगतीत माणसाचा स्वभाव बदलतो, मतलब अगर हम बुरे संगत में रहे, अगर हम बैड कंपनी में रहे तो हम भी कैसे हो जाएंगे, बैड बॉयज या बैड गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है,
अमोलच्या डोळ्यात अश्रू आले, मतलब अमोल को रियलाइज हुआ कि वो क्या गलती कर रहे हैं. ओके, आपली चूक त्याच्या लक्षात आली, आपली चूक त्याच्या लक्षात आली. तो देशपांडे सरांच्या पाया पडला, फिर उसने देशपांडे सर के पाय पडे, आशीर्वाद लिया. आपली चूकची कबुली देऊन त्यांचे सुधारण्याचे वचन दिले और क्या कहा कि मुझे अपनी जो गलती थी वो क्लियर हो गई है, कबूल हो गई है और मैं उस गलती को सुधारने वाला हूँ. शायद गणित शिकवणाऱ्या सरांनी त्याला आयुष्याचे गणित सोडवून दिले. यानी कि जो देशपांडे सर थे वो उसे स्कूल में क्या कौन सा सब्जेक्ट सिखाते थे, मैथ सब्जेक्ट सिखाते थे. ओके, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सिखाते थे, मैथ सब्जेक्ट सिखाते थे. और उसने उन सर ने क्या किया, उसे लाइफ का मैथ्स रूल बता दिया और बता दिया कि तू गलत संगत में अगर रहा तो तू भी क्या हो जाएगा, लाइफ में बिगड़ जाएगा और तेरे लाइफ का कुछ अच्छा होगा क्या, नहीं होगा. और ये सब किसे समझ गया, अमोल को क्लियर हो गया और अमोल ने माफी मांगी और अमोल खुद को सुधारना शुरू कर दिया. तो देखो गाइस, इतना सा दिया था उस लड़की को, बेचारी को इतना सा दिया था, 4-5 पॉइंट्स दिए थे और उसने दो पेज की अच्छे से स्टोरी बना दी. वैसे ही आपको करना है, 2 पेज की अच्छे से स्टोरी बनाना है. ओके, और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छे इसमें लिखना है और एक हेडलाइन दे देनी है. हेडलाइन देखो उसने क्या दिया, सुसंगति सदा घोड़ो, मतलब हमेशा आप कैसे संगत में रहो, सुसंगत मतलब अच्छे संगत में रहो. आप कुछ और भी हेडलाइन दे सकते हो. अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, अच्छी स्टोरी देना और बस लास्ट में बता देना कि क्या हो रहा है. मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आप लिख सकते हो, इसने नहीं लिखी है. मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखना कि सुसंगत में रहे तो ही आपका जीवन क्या होगा, अच्छा होगा. आप मॉरल ऑफ द स्टोरी दे ही सकते हो. ओके, फिर ई. अब ये देखो, ई में आपको 2 प्रश्न आते हैं. एक तो प्रसंग लेखन आता है, अदरवाइज आपको आता है आत्मवृत्त हार्ड होता है. तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रसंग लेखन ही लिखना. प्रसंग लेखन जैसे हमने कथा वगैरह लिखा या सारांश लेखन लिखा वैसा ही होता है. ओके, बात में लिखी वैसा ही होता है. आत्मवृत्त यानी कि उनके बारे में हमें बताना होता है, तो वो थोड़ा सा हार्ड जाता है. तो आई गेस आपने प्रसंग लेखन ही लिखना चाहिए. अब ये देखो, ई में क्या होता है, लेखन प्रकारांची कोणतीही एक कृती करा, मतलब इन दोनों में से और होता है, एक तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो. तो आई गेस आपने ऊपर वाला ही करना चाहिए. ओके, तो देखो प्रसंग लेखन में उसने क्या लिखा है. ई क्वेश्चन क्या है, इतिहास 10वीं निरोप समारंभ यानी कि फेयरवेल. निरोप समारंभ मतलब फेयरवेल हो रहा है 10वीं का. ओके, रुको मैं फेयरवेल कैसा लिख रही हूँ. ओके, ये फेयरवेल हो रहा है 10वीं का. तो निरोप समारंभ कितना कौन सा स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का है. विद्यार्थ्यांची मनोगती मतलब बच्चों के दिल में क्या है वो बताना है हमें. शाळा आठवणी उजळल्या मतलब स्कूल में जो मेमोरीज थी वो सबके ध्यान में आई. शिक्षकांची मनोगत, टीचर्स के मन की बात बतानी है. ओके, ज्ञान संवर्धन मतलब विद्यालय, स्कूल का नाम बताया है. स्कूल का नाम क्या है, ज्ञान संवर्धन विद्यालय स्कूल का नाम है. और दिनांक क्या दिया है, 20 फरवरी दोपहर 4 बजे. दिनांक भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया है. तो देखो इसने भी प्रसंग लेखन लिया है. तो हर इंसान मतलब जो इजी जाता है वही लिखता है. तो यार प्रसंग लेखन इजी था तो उसने भी वही लिखा. तो देखो प्रसंग लेखन में क्या लिखा, 20 फरवरी यानी कि 20th फेब. ओके, 20th फेब. मैं अब हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और आप ही पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो बना के फायदा नहीं होता है. ओके, तो मैं फटाफट आपको एंड करती हूँ वीडियो. तो देखो 20 फेब्रुवारीचा दिवस उजाडला. मनाच्या अनामिक धाकधुकीने दुपारी 4 वाजता आमच्या ज्ञान संवर्धन विद्यालयात इतिहास 10वीं निरोप समारंभ होतो. मतलब 20 फरवरी आ गई और उसके बाद क्या हुआ, बहुत धड़धड़ होती थी दिल में, पर आखिर 4 बजे क्या हुआ, निरोप समारंभ शुरू हो गया. ओके, शाळेतले शेवटचे वर्ष असं म्हणता म्हणता आमच्या शाळेतला शेवटचा दिवस आला. मतलब स्कूल का 10th हम बोलते हैं ना, हम 10th में जब होते हैं यार हमारा लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर बोलते बोलते हमारा लास्ट डे आ जाता है और वो डे होता है हमारा फेयरवेल का. यार देखो मेरे भी ना मुझे गूज़बम्स आ गए, मुझे मेरा फेयरवेल याद आ गया. तो बहुत ही स्कूल के अच्छे अच्छे मेमोरीज होते हैं. तो अगर आपको ऐसा आ गया तो बहुत इजीली लिख सकते हो. ओके, बरोबर 4 वाजता सर्व मुले जमले, मतलब बरोबर 4 बजे सब बच्चे वहां पे आ गए, जम गए. ओके, आम्ही सर्व मुलींनी साड्या नेसल्या होत्या. सब लड़कियां क्या पहनती है गाइस, साड़ियां पहनती है. आपको तो पता ही होगा, आपका फेयरवेल हो गया होगा और बॉयज फॉर्मल ड्रेस पहनते. हमारे इसमें भी ऐसा हुआ था, हम सबने साड़ियां पहनी थी और बॉयज ने फॉर्मल ड्रेस पहने थे. ओके, कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलाने झाले. मतलब सबसे पहले हम हिंदुस्तान में क्या करते हैं, हम दीप प्रज्वल करते हैं. ओके, प्रज्वलनी झाली. आमच्या वर्गातील नेहा कार्यक्रमाचा व्यवस्थापन करत होती. मतलब एक कोई तो प्रमुख होता है, वो सब बताती है कि क्या क्या होने वाला है. मी, राही, मधुरा, स्वरा, शैलेश, विक्रम, मतलब उसने उसके दोस्तों के नाम बोले, रमेश, असा
कितीतरी जणांचा आमची मनोगते व्यक्त केली। फिर हम सब ने क्या किया, सबको एक एक बार स्टेज पे बुलाया और सबको थोड़ा थोड़ा बोलने को लगा। फिर सब स्टेज पे गए और सबने अपने मन में क्या क्या बातें हैं वो सबने व्यक्त की कि हमारा ऐसा हुआ, हमारा वैसा हुआ, ठीक है। आठवणींना उजाळा दिला। आठवणींना उजाळा दिला है कि सारी मेमरीज हमने खुद से वापस बोली, सबके साथ शेअर की। या शाळेसोबत अनेक आंबट गोड आठवणींचा प्रत्येकाकडे साठा होता। यानी कि सबके कुछ अच्छी मेमोरीज भी होती है स्कूल की और कुछ बैड मेमोरीज भी होती है। तो अच्छी मेमोरीज और गुड मेमोरीज सबने ही एक दूसरे के साथ शेअर की। त्या आठवणींना सांगताना प्रत्येकाच्या गहिरीवरून आले, मतलब गहिरीवरून आले मतलब आंखें भर के आ गई, ओके, डोळे भरून आले मतलब रोना आ गया, ओके। उसके बाद इत्या धावी, अब देखो इसने पूरा एक पेज भर के लिखा है, तो आपको भी पूरा पेज भर के प्रसंग लेखन लिखना है, ओके। फिर इत्या दहावी ब मधल्या गटाने तर कमालच केली, मतलब डिवीजन बी, ओके, ब गट मतलब डिवीजन बी, उन्होंने क्या की, कमाल की। सर्व शिक्षकांच्या सुरेख नकला करून दाखवल्या, मतलब सब टीचर्स की क्या की उन्होंने कॉपी की। सर्वांना पोट दुखेपर्यंत हसवले, मतलब क्या की, कॉपी की, नकल की और सबको बहुत हसाया। शिक्षकांनीही विद्यार्थ्यांच्या चनाक्ष नजरेचे दाद दिली, मतलब टीचर्स ने भी क्या बोला कि बाप रे आप लोगों ने हमें इतना ऑब्जर्व किया, और शिक्षकांनी भी क्या दी, उन्हें दाद दी, आणि उनके कौतुक केलं, त्यांचं कौतुक केलं। आमच्या वर्गातील एका मुलांच्या गटाने, मतलब एक बॉयज के ग्रुपने शेवटच्या दिवसाला शोभणारी गाणे गायली, मतलब लास्ट डे को शोभणारी गाणे गायली, जैसे कि यादों के पुराने एल्बम में, ऐसे जो गाने होते हैं जो हम स्कूल से रिलेटेड होते हैं वैसे गाने उन्होंने गाए, ओके। कहानी स्वतः केल्या, कविता बताए, कहानी बताए, ओके, कहानी खुद से बनाई, कविता बताए, और म्हटल्या सर्वात शेवटी नेहाने सर्व विद्यार्थ्यांकडून मनोगत मांडले, मतलब सब बच्चों की एक साथ बताई वाली बातें वो नेहा ने क्या की, आखिर लास्ट में बताई कि सब बच्चे की मन की बात बताई, और कहा कि सब बच्चों को स्कूल को छोड़ना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम सब स्कूल को बहुत मिस करेंगे। या शाळेने, अब देखो उसने क्या बात बताई, या शाळेने आम्हाला अनुभवांची पोतडी दिली आहे, मतलब बहुत सारे मेमोरीज दी है। इथल्या शिक्षकांनी हसत खेळत शिकवणाऱ्या पद्धतीमुळे आमच्या मनात विशेष स्थान प्राप्त केली, मतलब जो टीचर्स भी है उन्होंने हंसते खेलते हम सबको पढ़ाया है, और इसकी वजह से इन टीचर्स की भी हमारे दिल में क्या है, स्पेशल जगह है, ओके। म्हणूनच एक छोटीशी भेट म्हणून प्रत्येकाला एक एक रोपटे देण्याचे आम्ही ठरवले, मतलब हम स्कूल के, देखो फेयरवेल के दिन हम स्कूल को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते, तो इन्होंने क्या किया, गिफ्ट क्या किया, रोपटे क्या, पेड़, वो छोटे छोटे पेड़ नहीं आते क्या, वो उन्होंने गिफ्ट किया, ओके। ठरवले असून कृपा ही भेट घ्यावी, मतलब कृपया हमारी ये भेट स्वीकार करे, असे नेहा बोलली। शिक्षकांना ही भेट आपुलकी असल्यामुळे आश्चर्याचे सुवात धक्काच बसला, मतलब टीचर्स को क्या लगा कि बाप रे बच्चों ने इतना सोच के भेंट लाई, वो भी क्या ला, प्लांट्स लाए, तो वो टीचर्स को ये बहुत ही अच्छा लगा, और टीचर्स ने भी क्या किया, वो भेट स्वीकारली, ओके। काही शिक्षकांनीही त्यांची मनोगते सांगितली, मांडली, यानी कि क्या हुआ कि कोई टीचर्स ने भी उनके मन की बातें की कि हम भी आप बच्चों को बहुत मिस करेंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। मांडली, आम्ही सर्व पक्षी आता उड़ायाला तैयार होतो, यानी कि क्या, हम स्कूल में यानी कि एक नेस्ट में होते हैं, ओके, जहाँ पे हमें सब प्रोटेक्ट करते हैं, टीचर्स क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, और वो हमें उस नेस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं। पर अब 10th के बाद हमें उस नेस्ट में से उड़ के जाना होता है कॉलेजेस में, ओके। तो उसने क्या बोला कि पक्षी आता उडायला तयार आहोत, हम सब अब उड़ने को तयार आहे, व आमच्या पंखांमध्ये बळ असेच वाढत जावे अशी प्रार्थनाचे त्यांनी केली। फिर उन्होंने क्या बोला कि हम अब उड़ने के लिए तो तैयार है, पर हमारे जो पंख है, हमारे जो फेदर्स हैं, उनमें ऐसी ही ताकत आती रहे, इसके लिए सबने क्या की, प्रार्थना की। जड मनाने व ओठांबलेल्या डोळ्यांनी आम्ही शाळेला शेवटचा निरोप घेतला, शाळेचा शेवटचा निरोप घेतला, मतलब क्या कि हमें बोलते आ रहा नहीं था कि हमारे मन में क्या था, हमारे आंखों में आंसू थे, पर तभी भी हमें आखिर क्या करना पड़ा, हमारा स्कूल का निरोप लेना पड़ा, यानी कि स्कूल को अलविदा बोलना पड़ा। तो देखो उसने कितने अच्छे से पूरी स्टोरी मांडी है। अगर ये पूरी सारांश यानी कि ये जो प्रसंग लेखन है अगर हमने पढ़ा तो हमारे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसी ही पूरा सारांश लेखन, ऐसी ही स्टोरी आपको तैयार करनी है, ओके। एक पेज की अच्छे से लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है प्रसंग लेखन, उन्होंने क्या दिन दिया है, क्या तारीख, क्या डेट दी है, ओके, दिन, डेट, टाइम, स्कूल का नाम, वो सब आपको लिखना है, जगह का नाम, और फिर उसके बाद आपको आपकी स्टोरी बनाना शुरू करना है। तो अगर आपने जैसा इस
टॉपर ने किया है, जैसा आपको मैंने समझाया है वैसा ही पूरा किया, तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 22 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 25 में से इसे 22 मिले हैं। ओके, तो वैसे ही आपको मिल जाएंगे। ओके, आई होप आज का ये जो इतना बड़ा वीडियो था ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे को इसमें से कुछ सेपरेटली चाहिए होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं वो भी लेके आ जाऊंगी, जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊंगी बोर्ड्स के पहले। और हाँ यार, अपना एक वैल्यूएबल सब्सक्राइब अब मुझे प्लीज दे दो, अपने इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।